This is your educator Deepika Gwalani. I'm a CS. I've also completed MBA, MCOM, and MA in economics. I had AIR in CS final. I'm a gold medalist in commerce stream, having 9+ years of teaching experience. Okay, अगर अभी तक आपने इकोनॉमिक्स और ये टिप्स का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्लासेस से रिलेटेड सारे अपडेट्स लिंक्स आपको इसी चैनल पे मिलते हैं, तो आप इसको फटाफट से जाके फॉलो कर लो। अन अकेडमी आपको दो तरीके का सब्सक्रिप्शन देता है, एक है प्लस और दूसरा आपका है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। जो हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन है ना, उसमें आपको घर बैठे कंफर्ट में क्लासेस अटेंड करने का मौका मिलेगा, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा सारे के सारे कोर्सेज का। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। रेगुलर डाउट सॉल्विंग एंड आंसर राइटिंग सेशन, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, mentorship and guidance, study material, practice test, live test series and batch courses। ये सारे फायदे आपको मिल रहे हैं प्लस के अंदर। आइकॉनिक में पर्सनल मेंटोर का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाता है, जो आपके ही डाउट सॉल्व करवाएगा, सिर्फ वीकली रिपोर्ट भी जनरेट करेगा, पेरेंट के साथ कनेक्ट भी करेगा, स्टडी प्लानर देगा कि आपको कब क्या कैसे 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 मतलब वो ना पूरा टाइम टेबल बना के आपको देगा, और सारे प्लस के बेनिफिट्स भी आप लोगों को आइकॉनिक में मिल जाएंगे। जो हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन के चार्जेस है वो है 6 मंथ के 1500 पर मंथ, 9 मंथ का है 1300 पर मंथ, 12 मंथ 1125 पर मंथ। मतलब जैसे जैसे आप मंथ्स बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका पर मंथ चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। DEEPI कोड लगाओगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। यहाँ पे अगर हम बात करें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 3 मंथ का प्राइस है 3600 पर मंथ, 6 मंथ का 2550 पर मंथ, 9 मंथ का 2300 पर मंथ, एंड DEEPI कोड लगाने से अगेन 10% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। ओके, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं आज तो 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन में 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री और 10% डिस्काउंट तो आपके पास है ही। अनअकैडमी कॉम्बैट इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 11 स्टूडेंट। तो हमारे 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, उनको बताइएगा कि ये जो है ना, इसमें अगर आपकी रैंक आ जाती है तो आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। मतलब 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप अनअकैडमी दे रहा है, उसमें से आपको कितनी सारी चीजें देखने को मिलेंगी यहाँ पे। और सिंपली DEEPI कोड लगाना है बस, ठीक है, और सर्टिफिकेट भी मिलेगा टॉप 20 को, और अपनी वर्थ भी पता लग जाएगी ना कि पूरे इंडिया में वेयर आई एम स्टैंडिंग। ओके, अगर आपको वीडियो का कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है तो यू कैन रिपोर्ट दैट कंटेंट, और आपको अगर वो सही होगा तो उस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। ओके बच्चा पार्ट, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट से, देखो बिना रुके। तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज रूरल डेवलपमेंट। सो रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर को आज हम अभी कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। चैप्टर नंबर 6 है आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स टर्म 1 का लास्ट चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट। तो व्हाट एग्जैक्टली रूरल डेवलपमेंट मींस, व्हाट एग्जैक्टली रूरल डेवलपमेंट हैव, ये सारी चीजें हमारी अब यहाँ पे हमको पढ़नी है। ओके, पहला हम देख लेते हैं कि रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है। बेटा रूरल एरिया होता है, राइट, और उसका डेवलपमेंट। तो रूरल एरिया में जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज होगी वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ इकोनॉमिक, सिर्फ एजुकेशन इतना नहीं, वो पूरा होगा कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस। तो इट रेफर्स टू कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस है, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसमें हम सारे एस्पेक्ट्स को क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। तो हम जब हम रूरल लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं रूरल एरिया का डेवलपमेंट। ओके बच्चा पार्टी, अगर मैं बात करूं प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, सो व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहला देखो, रूरल डेवलपमेंट को ग्रो करना है तो वो सिर्फ एरिया नहीं है जिसको आपको ग्रो करना है, वहां के लोगों को भी आपको ग्रो करना है, वहां के लोगों की पॉवर्टी को भी आपको रिड्यूस करना है। तो देयर आर मेनी थिंग्स, राइट। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स करो सबसे पहले, तो क्योंकि सबसे पहला काम यही होगा। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, अगर आपको रूरल एरिया को वाकई में डेवलप करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। ये जो लैंड रिफॉर्म्स है अभी तक भी, उन सारे लैंड रिफॉर्म्स को मतलब लेके आओ, जो लैंड प्रॉब्लम सेटलमेंट सिस्टम वगैरह जो भी है उनको हटा के लैंड रिफॉर्म्स लेके आओ। पॉवर्टी एलिविएशन करो, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो जो पुअर है वो रूरल एरिया में ही रह रहे हैं। और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, मतलब उनको कुछ ऐसा प्रोडक्टिव सोर्स दो जिससे वो एग्रीकल्चर छोड़ के उस पे जाए।
ठीक है, उनको कुछ ऐसा प्रोडक्टिव सोर्स देना पड़ेगा आप लोगों को जिससे वो क्या कर सके, एग्रीकल्चर को छोड़ के दूसरे सेक्टर पे जा सके, राइट। तो प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम योर एंड एंड फ्रॉम एंड योर। इसको एज इट इज स्टेप वाइज लर्न नहीं करना, पॉइंट्स लर्न कर लोगे चलेगा, ठीक है। रूरल क्रेडिट, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करती हूँ बेटा। रूरल एरिया के अंदर ना, इस वाले चैप्टर की बात कर रही हूँ मैं, रूरल एरिया के अंदर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला है हमारे पास रूरल क्रेडिट, क्योंकि रूरल एरिया में मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है वो इसी की है। दूसरा हमने इसको डिवाइड कर दिया है एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग वाली प्रॉब्लम भी अगेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और तीसरा, ये चैप्टर डिवाइडेड है, वैसे तो दो ही है लेकिन तीसरा चैप्टर भी हम यहाँ पे कर देते हैं डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास हो गए तीन चीजें, ठीक है। क्या है, रूरल क्रेडिट, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये हमारे पास तीन चीजें हैं, ओके। रूरल क्रेडिट क्या होता है बेटा, रूरल क्रेडिट का मतलब बहुत ही सिंपल है, ठीक है। रूरल क्रेडिट का मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्रेडिट मतलब लोन, रूरल मतलब रूरल एरिया में लोन, राइट। क्योंकि फार्मर का जो है वो जेस्टेशन पीरियड ज्यादा होता है, मतलब क्रॉप सो करने से लेके रियलाइजेशन ऑफ इनकम तक, बेच के पैसा कमाने तक बहुत लंबा टाइम गैप आ जाता है। तो इसी टाइम गैप की वजह से ना रूरल क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है। और एज सच कोई क्रेडिट फैसिलिटी रूरल एरिया में नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इतने भरे हुए हैं कि वो फार्मर्स को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर मैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करूं तो देखो, कोऑपरेटिव क्रेडिट, जो ऐसी सोसाइटीज है जो एक अपने ही उसमें क्रेडिट देती है उसको कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जैसे आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये मतलब इंस्टीट्यूशन में आती है। तो ये आपको नॉमिनल रेट में दे देती है, राइट। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, अगर आपको लैंड पे कुछ भी वर्क कराना है तो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स विल गिव यू लोन, लैंड गिरवी रख के आपको वो काम कराना पड़ेगा। तो दीज डेवलपमेंट बैंक्स विल कीप लैंड एज अ सिक्योरिटी, राइट। नेक्स्ट वी हैव कमर्शियल बैंक क्रेडिट। भाई कमर्शियल बैंक जो हमारी अर्बन एरिया में भी है ना, ये सारी कमर्शियल बैंक्स रूरल एरिया में भी एक एक तो है ही, वो वहां पे लोन देती है। अब कमर्शियल बैंक हर जगह नहीं पहुंच सकती, इसीलिए हमने रीजनल रूरल बैंक्स बनाए, आरआरबी, जो कि रूरल एरिया में सब लोगों को दे मतलब हेल्प करेगी। फिर हमारे पास है गवर्नमेंट। भाई अब गवर्नमेंट का भी तो मेजर रोल है ना, ठीक है, गवर्नमेंट भी तो, लेकिन देखो एक तरह से ये सारी चीजें भी तो गवर्नमेंट ही देख रही है। तो गवर्नमेंट ना स्पेशल केसेस में आती है और तकव्वी लोन्स देती है। जैसे कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, कोविड आ गया, तो इस केस में गवर्नमेंट आएगी और थोड़ा सा यहाँ पे क्या देगी, तकव्वी लोन्स देगी। अदरवाइज जनरल नॉर्मल कंडीशन में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है, ओके। नाबार्ड की अगर मैं बात करूं तो नाबार्ड इज एन इंस्टीट्यूशन जो कि इन सारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस को क्या कर रहा है, कंट्रोल। जैसे आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को कर रहा है, वैसे नाबार्ड रूरल बैंकिंग सिस्टम को कर रहा है। सो इट इज एन एपेक्स बॉडी विच इज कंट्रोलिंग ऑल द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अरेंजमेंट्स इन रूरल एरिया, राइट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो खुद की हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं, बेसिकली माइक्रो फाइनेंसिंग का काम करते हैं, आपस में अपने ही लोगों को थोड़ी सी मदद कर देते हैं। पहले सेव करते हैं फिर लोन देते हैं, फर्स्ट सेव देन लेंड, ये इनका एक नारा है, राइट बच्चा। चलो अब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करें। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन का काम करते हैं, लेकिन एक चीज ये भी हमको माननी पड़ेगी कि ये जो सोर्सेज है इनके अलावा फार्मर के पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। देखो बहुत ही एक सिंपल सी बात है, फार्मर बेचारा बैंक जाएगा, वो बोलेंगे भाई गिरवी रखने के लिए कुछ दो, वो तो है ही नहीं हमारे पास, वो तो है ही नहीं हमारे फार्मर के पास। इतने बड़े बड़े प्रोसीजर, वो साइन एग्रीमेंट वगैरह, ये फार्मर यार इसकी बस की बात नहीं है। वो जाएगा हमारे जमींदार के पास जो ऐसे गोल्ड चेन पहन के ऐसे बैठा हुआ आराम से कुर्सी वगैरह लगा के, उसको बोलेगा साहब हमको लोन दे दो, वो बोलेगा बेटा 2% पर मंथ, ठीक है साहब दे दो आप तो, कोई सिक्योरिटी नहीं कुछ नहीं, अंगूठा लगा दिया एक पेपर पे खत्म। वो फार्मर वैसा है वो वहां का, ठीक है ना। उसको ये सब बैंक वगैरह के किस्से नहीं समझ आ रहे, उसको वही समझ आएगा नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल में सबसे पहले मनी लेंडर्स आ जाएंगे। मनी लेंडर्स मतलब बेसिकली वो लोग जिनका काम ही यही होता है ना। गांव में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। रिच लैंडलॉर्ड जो बहुत रिच है वो दूसरों को देते रहते लोन। रिलेटिव्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, लेकिन आप वापस तो रीपे करना ही पड़ेगा। और एक है हमारे पास ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मतलब रॉ मटेरियल सप्लायर, ठीक है। फार्मर रॉ मटेरियल सप्लायर को बोलते हैं देख मैं बाहर से लोन लूंगा फिर देखो दूंगा, इससे जब तू ही मुझे 3 महीने का रॉ मटेरियल उधार पे दे दे। तो ट्रेडर जो होता है वो बोलता है देख रॉ मटेरियल है 100 रुपए का, लेकिन तू उधार पे ले रहा है 3 महीने का, तो ये तुझे 110 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब 10% इंटरेस्ट चार्ज कर लिया उसने, राइट। सो दीज आर दी ट्रेडर्स। ये भी नॉन इंस्टीट्यूशनल में ही जाएगा, वो अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना इंटरेस्ट चार्ज करता है फार्मर से।
अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशनल में फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन कम होता है, वेरेज यहाँ पे फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है। और रूरल बैंकिंग ना सब जगह अवेलेबल है, लेकिन व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स यू नो, एक तो वो इतना सैंक्शन नहीं कर पाते, ठीक है, एक तो सब जगह मतलब आरआरबी तो है लेकिन सारे कमर्शियल बैंक बिल्कुल इंटीरियर्स में नहीं है, इंडिया के तो गांव बहुत इंटीरियर्स में है ना, उन इंटीरियर्स में वो वाले बैंक्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। इनसफिशियंसी ऑफ फंड, इतना हम सैंक्शन भी नहीं कर रहे और हमारे पास फंड भी नहीं है, राइट। दूसरा, ग्रोइंग ओवरड्यू, बेटा फार्मर लोन ले तो लेता है लेकिन वो चुका ही नहीं पाता है, तो ये ओवरड्यूज भी बढ़ते जा रहे हैं, ये सेम है, इनएडिक्वेट एंड ये सेम है, ठीक है। ये हमारी प्रॉब्लम्स हो गई रूरल बैंकिंग की। अगर मैं आगे इसकी बात करूं, अब नेक्स्ट तुम्हारे पास जो सेकंड पार्ट था ना, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। देखो मार्केटिंग में क्या आएगा पता है, स्टोरेज भी आ जाएगा, मार्केटिंग में ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाएगा, ठीक है, मार्केटिंग में पैकेजिंग भी आ जाएगी, मार्केटिंग में ग्रेडिंग भी आ जाएगी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में आ जाएगी। फार्मर को असेंबलिंग की दिक्कत, स्टोरेज की दिक्कत, प्रोसेसिंग की दिक्कत, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सब चीजों की प्रॉब्लम है फार्मर को। तो ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ना आपको यही बता रहा है कि क्या ऐसा करे कि फार्मर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो इन्होंने बहुत सारे इसमें एफर्ट्स किए। देखो सबसे पहला जो प्रॉब्लम फार्मर फेस कर रहा है, बिग ट्रेडर्स आते हैं गांव में, मतलब बड़े बड़े आते हैं लोग गांव में, उनके पास तो वेइंग मशीन, फार्मर के पास तो है नहीं, वो अपनी वेइंग मशीन लेके आते हैं, मैनिपुलेशन करके ले जाते हैं, प्राइजेस भी नहीं होती है, ठीक है। लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, फार्मर को तो मार्केट का इंफॉर्मेशन नहीं है, वो यहाँ से खरीद रहे 5 रुपए पर किलो और अर्बन एरिया में जाके बेच रहे 15 रुपए पर किलो, लॉस तो फार्मर को हो रहा है ना। बीच में जमीन, ये जो बिग ट्रेडर्स है इसने तो खूब कमा लिया, लेकिन अल्टीमेटली लॉस कितना हुआ बेटा, फार्मर को ही हो रहा है, ठीक है। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है फार्मर के पास, इसीलिए तो वो जल्दी जल्दी बेचता है, फार्मर को लगता है जल्दी जल्दी निकालो इसको, क्योंकि नहीं निकाला तो चूहे खा जाएंगे या खराब हो जाएगा। तो ये स्टोरेज फैसिलिटीज का भी एक प्रॉब्लम है जो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, अगर मुझे इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग को करना है तो इसके क्या मेजर्स है। सबसे पहला रेगुलेटेड मार्केट्स, ठीक है, सबसे पहला क्या है बेटा, रेगुलेटेड मार्केट, ऐसा मार्केट जिसमें फार्मर और कंज्यूमर डायरेक्टली कांटेक्ट में आए और ट्रेडर ना आए बीच में, ठीक है। तो ऐसे मार्केट बनाए गए जिसमें फार्मर डायरेक्टली जो अपना गुड्स है वो कंज्यूमर को दे सके। फार्मर को ट्रांसपोर्ट की दिक्कत थी, हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देंगे। फार्मर को स्टोरेज की दिक्कत थी, स्टोरेज फैसिलिटी दे दो। ये इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज अगर मिल जाए तो शायद थोड़ा सा बेटर हो जाए। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, अकेला फार्मर अगर जाएगा, ठीक है, तो हो सकता है कि कमजोर पड़ जाए। 10 फार्मर अगर जाएंगे और एक ही रेट पे अटक जाएंगे कि भाई यही रेट है, उनका पॉइंट स्ट्रांग हो जाएगा। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग फार्मर को अच्छी प्राइसेस, उनको गेन वाली पोजीशन में रखता है। और फिर आती है हमारी गवर्नमेंट के जो थोड़े बहुत रूल्स हैं। गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स की। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट बोलती है कि ये सपोज ₹10 पर केजी है, तो फार्मर इज नॉट अलाउड टू सेल बिलो दिस। फार्मर को बोल दिया गया है कि भाई इससे ज्यादा, ठीक है, इससे ज्यादा, इससे कम में नहीं बेचेगा। तो अब फार्मर बोलता है सर नहीं बिका तो हम खरीदेंगे ना, गवर्नमेंट खरीद लेगी। तो अगर नहीं बिका तो ये प्री डिटरमाइंड रेट पे गवर्नमेंट खरीद लेगी। अब गवर्नमेंट खरीद के करेगी क्या, गवर्नमेंट अपना बफर स्टॉक बनाएगी। बफर स्टॉक कौन बनाता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट की एक कॉर्पोरेशन है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि बफर स्टॉक मेंटेन करने का काम करती है। ये बफर स्टॉक जो होता है ये कभी भी जब नेचुरल कैलामिटी वगैरह हो या नीड हो ना, तब बहुत काम आती है, ठीक है। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब राशन शॉप्स, राशन शॉप्स में भी सामान तो जाता ही, वो बफर स्टॉक से जाता है। तो ये थोड़ा सा मेजर्स है जो हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग में देखते आए हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। ये हो गया है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बफर स्टॉक, ओके। हाँ, तो ये फार्मर्स रेगुलेटेड मार्केट बताया ना मैंने आपको, रेगुलेटेड मार्केट को ही हम लोग फार्मर मार्केट भी बोलते हैं। बहुत सारे, अपनी मंडी, हदसपुर, रितु बाजार आंध्र प्रदेश में, ऐसे बहुत सारे मार्केट्स, रेगुलेटेड मार्केट्स खुल गए हैं आज के जमाने में, जो कि फार्मर को हेल्प कर रहे हैं। एक फार्मर का बहुत एडवांटेज पता है क्या हो गया, ये वाला सेकेंड वाला पॉइंट क्या कर रहे पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एमएनसी है, एक एमएनसी है, ठीक है, इस एमएनसी को चाहिए रॉ मटेरियल, इस एमएनसी को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। ये रॉ मटेरियल एमएनसी कहाँ से लेगी, ऑब्वियस सी बात है मार्केट से खरीदेगी। तो एमएनसी ने सोचा कि रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदने से बेटर है कि चलो फार्मर के पास चलते हैं। एमएनसी डायरेक्टली पहुंच गई फार्मर के पास। एमएनसी ने बोला ले क्रेडिट, ले सारी फैसिलिटीज, हमको इस क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के दे दे।
फार्मर की तो प्रॉब्लम सॉल्व, ना क्रेडिट ना कुछ और, सारी चीजें सॉल्व हो गई ना बेटा। तो एमएनसीज फार्मर को हेल्प करती है इन दिस टाइप। ओके, ये बहुत अच्छी चीज है। डाइवर्सिफिकेशन, अभी इस डायरेक्शन में तो उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना। डाइवर्सिफिकेशन आपका दो तरीके से हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, और दूसरा आपका हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव, ठीक है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ये दो तरह का डाइवर्सिफिकेशन है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब अगर आप सिंगल क्रॉपिंग कर रहे हो अभी, तो अब आप कहाँ पे चले जाओ, अब मल्टीपल क्रॉपिंग में चले जाओ, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा बेटा, रिस्क बढ़ जाएगा। तो रिस्क अगर बढ़ गया तो हम लोगों का थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी मतलब अगर आप अभी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो साथ में कुछ और भी करो, ऐसा नहीं एग्रीकल्चर छोड़ दो, नहीं, एग्रीकल्चर के साथ साथ 5 अलग ऑप्शंस आपको दे रहे हैं हम लोग, इनमें से किसी एक को जरूर अडॉप्ट करो। जैसे डेयरिंग हो गया, फिशरीज हो गया, ये सारी चीजें हैं जो कि हमको इसके अंदर देखनी है। तो डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके का होता है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अगर मैं बात करूं क्रॉप प्रोडक्शन का, तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि भाई देखो, सिंगल क्रॉपिंग था तो मल्टीपल क्रॉपिंग पे चले जाओ, और अगर अभी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में देखें तो एग्रीकल्चर को साइड में रख के थोड़ा और अलाइड एक्टिविटीज में भी जाने की कोशिश करो ना। व्हाट आर दी अलाइड एक्टिविटीज, ये सारी क्या है देखो, सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, डेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री। डिटेल में पढ़ाती हूँ, ठीक है, डिटेल में पढ़ाती हूँ। पहला एनिमल हस्बेंड्री, तुमको पता है इंडिया के अंदर लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन जो है ना सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में। अगर हाईएस्ट किसी के पास ये लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है ना, मतलब ये एनिमल्स है ना, काऊ और ये गोट और ये सब, तो वो इंडिया में ही है, राइट। तो इतनी जब पॉपुलेशन है तो उसका फायदा तो लो यार। एनिमल हस्बेंड्री इज रिलेटेड विथ ब्रीडिंग और रियरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स और ये सारी चीजें, तो ये ना जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है भाई। पोल्ट्री, इसमें 58% तो पोल्ट्री है, इस एनिमल हस्बेंड्री में 58% जो है ना बेटा वो पोल्ट्री ही संभाल रही है। तो लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है इंडिया के पास, ठीक है। उसके बाद 58% तो हमारा इसके अंदर पोल्ट्री ही संभाल लेती है। अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। डेयरिंग, मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कुछ काम कर रहे हो तो उसको हम लोग डेयरिंग में डालेंगे, राइट। डेयरिंग में ना एक तो ये ऑपरेशन फ्लड याद रखना है आपको, जिसको व्हाइट रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। कब आया था बेटा, डॉक्टर वर्गीस कुरीन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1970 के अंदर, गुजरात के अंदर से ये आया था, और इसने नेशन वाइड ग्रिड स्टैब्लिश किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे देखना है। ओके, डेयरिंग भाई अच्छा, इंडिया ना पूरे वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पर है। मतलब देख लो तुम, मिल्क की शॉर्टेज कभी इंडिया में हो ही नहीं सकती, क्योंकि मिल्क इज दैट इंडिया रैंक फर्स्ट इन दी वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन। क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, जब लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन ज्यादा है तो मिल्क प्रोडक्शन तो ज्यादा होना ही है ना, राइट। फिशरीज का बिजनेस तुमको पता है, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल से रिलेटेड अगर कोई आप कर रहे हो ना तो उसको आप फिशरीज बोलोगे। फिशरीज में सबसे बड़ी दिक्कत मोबिलिटी की होती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। फिशरीज का जीडीपी कंट्रीब्यूशन 0.8 है। विमेन पार्टिसिपेशन फिशरीज वाले बिजनेस में ज्यादा होता है, ठीक है बेटा। हॉर्टिकल्चर, अच्छा हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड एक आया था गोल्डन रिवॉल्यूशन। हॉर्टिकल्चर सिर्फ एक एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है ना। गोल्डन रिवॉल्यूशन आया था 1991 में। ओके, साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, ट्यूबर क्रॉप, फ्लावर्स, प्लांटेशन क्रॉप, ये सारा हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अगेन हॉर्टिकल्चर के अंदर भी जीडीपी कंट्रीब्यूशन 6%, बहुत अच्छा है। और अपने जो है ना ये फ्रूट्स और वेजिटेबल, ये वर्ल्ड रेप्यूटेशन है बेटा, है ना, वर्ल्ड लीडर है हम लोग इस केस में। तो हॉर्टिकल्चर में भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो रही है और विमेन का एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब तुम सोचोगे मैम क्या फार्मर को उठा के हम मतलब कंप्यूटर पे बिठा दे क्या, नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप सिंपली इंफॉर्मेशन तो ट्रांसफर कर सकते हो ना, एक फार्मर इंफॉर्मेशन तो ट्रांसफर कर सकता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलता है कि एटलीस्ट फार्मर को इतना तो नॉलेज हो कि कौन सी क्रॉप कौन से सीजन में क्या वेदर कंडीशन, ये सारी चीजें जब हम ट्रांसमिट करेंगे, इंफॉर्मेशन को देंगे, तो ये फार्मर के लिए भी बेनिफिशियल है, एज वेल एज काम तो फार्मर को ही करना पड़ेगा ना ये वाला। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करना, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो कि रूरल एरिया में जरूरी होती है। अपकमिंग हमारे 12th 11th के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं आज से, तो आप उसमें रजिस्टर करा लीजिए।
ठीक है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के साथ साथ DEEPI कोड लगाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अ कोड, इट्स अ फीलिंग। 10% ऑफ भी मिलेगा, मेरे साथ कनेक्ट करने का मौका भी मिल जाएगा। ओके। फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्सेज भी हमारे चल रहे हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बम्पर धमाका ऑफर 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन पे 6 मंथ फ्री मिल रहा है, सो यू कैन टेक योर सब्सक्रिप्शन। फ्री लाइव क्लासेस मिल रही भाई, फ्री स्पेशल क्लासेस आज शाम को 6:30 भी है। टुडे एट 6:30 PM भाई, बी रेडी एवरीवन। 6:30 पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे, सो बी रेडी फॉर दैट। लीडर बोर्ड पे अपने आप को देखना है तो आ जाना। क्वेश्चन टैब में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। सो दिस इज योर एजुकेटर साइनिंग ऑफ फ्रॉम योर, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, डाउनलोड कर